उस व्याख्या को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। नदी की व्याख्या ऐसी नहीं है कि केवल जो बड़ी नदियां हैं उसी को लेना है। जैसे मेरा कर्सर अगर आप देख पा रहे हैं तो इस नदी को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है, छोटी छोटी नदियां आके मिलती है, छोटे प्रवाह आके मिलती है, जिनको नदियां माना गया है। जिन प्रवाह को, उन सबको हम लेंगे साथ में। तो इस नदी के ऊपर डेटा कलेक्ट करने के हेतु जो पॉइंट्स है वो बहुत सारे हो सकते हैं। इस नदी के अपने तीर के ऊपर बहुत सारी जगह पे हो सकते हैं, अथवा जो इसके ऊपर का तो डेटा आएगा ही आएगा, लेकिन कुछ ट्रिब्यूटरीज अगर इसको आके जुड़ती है, जैसे यहां से आते हुए दिख रही है, इसकी उपनदियां जो है, उपनदियों के ऊपर भी जाके डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो हमारे लिए सारी नदियां हैं। ये एड्रेस आ जाएगा तो अपने आप जब मैप बनेगा तो हमें पता चल जाएगा ये उपनदी थी या प्रमुख नदी थी, ये अपने आप पता चल जाएगा। सो जो इतना डेटा जो पहला है 3 पॉइंट में, वो है आपका पता देना है। और गूगल, भुवन, विकी मैप या कंपास, इनमें से किसी के ऊपर भी आपका जो लोकेशन है, जो लोकेशन कोऑर्डिनेट्स है, उनको देना है। बाद में नेम ऑफ द विलेज एंड टाउन फ्रॉम अपस्ट्रीम वाला और डाउनस्ट्रीम वाला दोनों दें, तथा 3 फोटोग्राफ यहां पे खड़े रह के देने हैं। अभी आगे चलते हैं। अभी हम लोग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इसमें 2 तरह के बिंदु हैं। जो 2 तरह के बिंदु है उसमें 2 तरह के जो बिंदु है वो बिंदु इस तरह के हैं कि एक में तो हमें टेक्निकल डेटा देना है, और वो टेक्निकल डेटा जो देना है वो इस तरह का देना है कि जो किसी रिपोर्ट में हो, किसी पेपर में दिया हो, किसी जर्नल में हो। ये डेटा हमें मिलेगा, थोड़ा सा साइंटिफिक टाइप का डेटा रहेगा या टेक्निकल टाइप का डेटा रहेगा। ये डेटा आने के लिए, और इस डेटा, उसमें डेटा क्या लेना है वो भी दिया है। डेटा बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं है, लेकिन सोर्स साइंटिफिक या टेक्निकल रहेगा, ऑथेंटिक सोर्स रहेगा जिसको किसी ने पब्लिश किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे 2 रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। एक रिपोर्ट है जो आईआईसी टेक्नोलॉजीज करके है, उनका एक रिपोर्ट है, फाइनल फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑन नेशनल वाटरवेज रीजन। अब ये रिपोर्ट तो नेशनल वाटरवेज का है, लेकिन ये कृष्णा रिवर का है और किसी एक जगह का है, बैराज का है, किसी बैराज का है, वजीराबाद बैराज का है। तो यहाँ पे इस कृष्णा रिवर की जो जानकारी दी हुई है, अपने जो लोकेशन है, आपका जो लोकेशन है, इस लोकेशन के आसपास में का दिया हुआ कोई रिपोर्ट, उसमें की जो जानकारी है उसको इस्तेमाल करते हुए और उस रिपोर्ट का रेफरेंस देते हुए ये डी पॉइंट में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ये कोई रिपोर्ट हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई मैगजीन हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है। ठीक है, इन सभी चीजों को जहां हमने यहाँ पे मार्क किया है कि ये बुक, मैगजीन, वेबसाइट या कोई ऑनलाइन रिपोर्ट्स जो पब्लिश हुई है, उस तरह की रिपोर्ट्स को हमें लिखना है यहाँ पे। इसमें जो है उसमें जो डेटा देना है वो बहुत छोटा है। उसमें रिवर की लंबाई कितनी है, उसमें लंबाई में अब कुछ सवाल आ सकते हैं। जैसे अभी हम कागज बदल देते हैं। जैसे नदी है, नदी की लंबाई के बारे में कुछ सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल ये आ सकता है कि नदी की लंबाई उस रिपोर्ट में हो सकता है कि जैसे पूरे के पूरे गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक की गंगा की लंबाई अगर देखी जाए तो वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में है। लेकिन अगर हम लोग उसको वाराणसी में देख रहे हैं तो वाराणसी में जब वो एंटर कर रही है और वाराणसी से बाहर निकल जा रही है, तो उस समय का जो लेंथ है उसको भर हम मान के चलेंगे। जैसे मैं अगर नाग रिवर की, नागपुर की लंबाई कहूं तो कुछ 13.5 किलोमीटर केवल है। नाग रिवर थोड़ी आगे जाती है। नाग रिवर एक छोटी रिवर है, जो एक छोटी नदी है जो नागपुर से थोड़ा पूर्व पे चालू होती है 10-12 किलोमीटर पे, और नागपुर से करीबन 25-30 किलोमीटर बाद में घोसी खुर्द में खत्म हो जाती है। तो एक छोटी सी नदी है, लेकिन उसका पूरा लावा से लेके घोसी खुर्द तक का पूरा लेंथ लेने की जरूरत नहीं है। जो नागपुर के शहर, नागपुर शहर के हद्दी में आती है और बाहर जाती है, वो 13.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसकी ही लंबाई हम मात्र लिखें, क्योंकि बाकी सारा डेटा किसी ना किसी रिपोर्ट में है। इन नदियों के बारे में जानकारी वैसे है, ऐसा नहीं है कि ये हमें पहली बार बताना है। तो ये जो लेंथ है, इसके ऊपर का जो क्वेश्चन आएगा कि ये लेंथ ऑफ द रिवर कहाँ की लिखनी है, तो लेंथ ऑफ द रिवर जहां हम जिस लोकेशन पे हम लोग डेटा ले रहे हैं, ये लोकेशन स्पेसिफिक
उस शहर, उस टाउन, उस गांव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, उसी को लिखना है। उसके बाद में वेरियस नेम्स बाय विच रिवर इज नोन, जैसे इसको नदी को हमारे यहाँ गंगा जी का जो महत्व है, वो गंगा जी के महत्व को चलते हुए हर ही शहर में जहां पे भी नदी है उस नदी को गंगा का प्रतिरूपी माना जाता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो नासिक में मैं बचपन से जाते आया हूं, नासिक में, नासिक काफी बार गया हूं। नासिक में गोदावरी नदी है, लेकिन नासिक का कोई भी सिटीजन उसको गोदावरी नहीं कहता है, वो उसको गंगा ही कहता है। अगर आप बोले कि मतलब गंगा किनारे जाना है नासिक में बोलने से इसका मतलब है गोदावरी किनारे जाना है। गंगा को पूर आया है इसका मतलब गोदावरी को पूर आया है, तो गोदावरी को गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे अनेक नाम हो सकते हैं वहां पे नदी के, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। वो सारे नामों को लिखना आवश्यक है ताकि हमें पता चले कि इस डेटा में हम जिस तरह की बात कर रहे हैं कहीं और रिपोर्ट होगा, कहीं पुराने रिपोर्ट में जाएंगे, विंटेज वाले रिपोर्ट में जाएंगे, तो वहां पे हो सकता है कि नासिक में गंगा के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हो और वो ऐसा हो जाए कि वो गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता होगा कि वो गोदावरी के बारे में ही रेफरेंस दे रहे हैं। और एक होता है कि हमारे यहाँ जो नदी होती है वो 12 महीने बहने वाली नदियां भी हैं, तो कुछ नदियां ऐसी है जो बारिश के समय में ही केवल बहती हैं। ऐसी समय में यहाँ पे हमें डेटा में ये भी लिखना है कि क्या नदी में प्रवाह पेरिनियल मतलब 12 महीने है या सीजनल है, केवल बारिश के दिनों में आता है। और शायद हमने वहां पे डेटा में वो भी डाला है, पीरियड डाला है, उसको भी ड्रॉप डाउन मेन्यू है। जब हम लोग उस पे जाएंगे उस वेबसाइट पे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी चीजें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू का अर्थ होता है कि जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे नीचे, और ये तीनों 4 ऑप्शन में से केवल आपको एक ऑप्शन लेना है, एक विकल्प का चयन करना है। तो उसमें बहुत भारी काम नहीं है, जो सबसे क्लोज विकल्प लगता है उसको लेना है। उसमें उसके बाद में हम लोग नदी के बारे में जो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग जब अभी लेक्चर दे रहे थे सारे नदी को जानने के लिए, अलग अलग सत्र जो हुए उसमें हम लोग ये बहुत विगरसली, बहुत जोर से ये कह रहे थे कि मानव संस्कृति का और मानव सभ्यता का विकास ये नदी के किनारों पे हुआ है, और ये सच है। तो इसका मतलब है कि नदी के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत सारे रिलीजियस फंक्शंस होते हैं नदी के किनारे पे, उत्सव होते हैं, धार्मिक उत्सव होते हैं, तथा कुछ आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जो पुरातत्व हिसाब से बहुत ज्यादा कीमती चीजें, कीमती वास्तु है, ऐसे वास्तुओं का निर्माण भी नदी के किनारों पे किया गया है। ऐसे वास्तुओं के बारे में, ऐसे उत्सव के बारे में जानकारी देनी है। और केवल उत्सव के बारे में नहीं, धार्मिक स्थान अगर होंगे तो उसके बारे में भी जानकारी देने। जैसे अगर हरिद्वार में कहेंगे तो हर के पौड़ी का उल्लेख किया बिना हरिद्वार में गंगा का वर्णन पूर्ण नहीं होगा, अपूर्ण रहेगा। उसको पूर्ण करने के हेतु हर की पौड़ी की बात करनी ही पड़ेगी। हर की पौड़ी के बाद में बाकी की भी बातें होगी, लेकिन धार्मिक हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण जो है, रिलीजियस हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारा हर की पौड़ी है। तो हर की पौड़ी हरिद्वार में बात होगी। लक्ष्मण झूला की बात होगी, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिकली, नॉट आर्कियोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होने वाली चीजें दूसरी होती है। जैसे अगर मैं लोनार में जाऊंगा तो वहां पे आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ज्यादा है। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि हर जगह पे और उस तरह के महत्वपूर्ण। कोई कुछ कह रहा है? हाँ जी, ठीक है। सो अब ये हो गया डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं किसी रिपोर्ट में से, किसी मैगजीन में से, किसी वेबसाइट में से, जो रिपोर्टेड डेटा है और वो किसी को भी दिखाया जा सकता है। ऐसे रेफरेंस से कलेक्ट करने वाला पॉइंट जो है वो डी में है। ई में, पॉइंट ई में जो है डेटा कलेक्ट करने वाला, वो वही सारा डेटा पूछ रहे हैं। जैसे मैंने फेस्टिवल के बारे में डी पॉइंट में भी कह दिया था, लेकिन डी पॉइंट की जगह वो ई पॉइंट में आएगा, बाकी सारा डेटा वहीं के वहीं रहेगा, पूरा डेटा वैसा ही रहेगा। लेकिन इसमें एक अंतर है। वो अंतर यह है कि अब ये डेटा हम जो पूछ रहे हैं वो अगल बगल के कुछ वयोवृद्ध लोगों को, कुछ वहां के जो बहुत पुराने लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं। सो
ये लोकल रेसिडेंट से कलेक्ट किया हुआ डेटा पॉइंट ई के अंतर्गत आएगा, जो डी के बराबरी का ही डेटा रहेगा, सारे पॉइंट वही रहेंगे, लेकिन वहां की भावना क्या है इसके बारे में, उनका मत क्या है, ये सोशल एंगल डेटा को दे रहे हैं हम लोग। ऊपर वाला डेटा टेक्निकल था डी पॉइंट में, ई पॉइंट में ये सोशल एंगल में आया। सामाजिक तौर पे इस नदी को किस तरह से देखा जाता है, उस तरह किस नामों से जाना जाता है, क्या आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, रिलीजियसली इंपॉर्टेंट चीजों को, फेस्टिवल्स को किस तरह से लोग मानते हैं। तो मैं ये 2 स्लाइड के बाद में अभी थोड़े समय के लिए रुकता हूं। अगर किसी को कोई सवाल हो तो 2 मिनट में मुझे बताएं। जैसे अभी कुछ सवाल आ चुके हैं, मैं पहले उनका निराकरण कर देता हूं ताकि हम आगे बढ़ने से पहले वो निराकरण हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे इसमें अभी एक सवाल पूछा है, इज इट कंपल्सरी टू गिव द डेटा अबाउट मीन रिवर ओनली। तो मेरे ख्याल से जब तक ये सवाल लिखा गया तब तक शायद मैंने इसकी जानकारी नहीं दी थी, लेकिन जैसे अभी मैंने कहा कि इट इज नॉट कंपल्सरी टू गिव ओनली मेन रिवर, लेकिन ट्रिब्यूटरीज के ऊपर भी हम उस नदी की व्याख्या ही वो कर रहे हैं। जिस प्रवाह को नदी माना जाता है वो सारे प्रवाह हम इसमें ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है, क्या बरसाती नदी को भी शामिल करना है? हाँ, बरसाती नदी को भी शामिल करना है। उसका जो डेटा लिखेंगे उसमें यह आएगा कि ये पेरिनियल नहीं है, ये सीजनल है, इतना भर का फर्क आएगा। तो ये सीजनल डेटा जो है वो जहां उस डेटा पॉइंट में सीजनल आप सिलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप पता चल जाएगा। और वहां पे सीजनल में भी नीचे हम लोगों ने ये दिया हुआ है कि किस पीरियड से किस पीरियड तक। तो अपने आप में भारत में बारिश के दिन तो अलग अलग होते हैं। जब मानसून आता है तो मानसून आने का तरीका और जाने का तरीका, जो रिट्रीट ऑफ मानसून है वो तमिलनाडु में सबसे लास्ट में जब जाते रहता है तभी बारिश करता है, तो बाकी जगह पे सौराष्ट्र में वो बहुत पहले करता है। तो जिस तरह से बारिश के दिन होते हैं उस तरह से उसका बहाव रहेगा। तो उसको पीरियड को भी हमने मैप करने की सुविधा वहां पे दी है, और वो लगभग करना है, कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं होगी लेकिन उसको मंथ से मैप कर सकते हैं। अभी आपने और सवाल पूछा था, रिवर, कैनाल, स्ट्रीम, नदी, नाला, नहर। तो ये मुकुल जी ने डाला हुआ है, बिल्कुल सही है कि ये प्रवाह के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने नाग नदी के बारे में कहा, आधे लोगों को नागपुर में नाग नदी किधर है मालूम ही नहीं है, उसको नाग नाला कहते हैं। तो एक्चुअली में तो वो रिवर है, लेकिन वो पता ही नहीं है क्योंकि उसमें हमने जो गंदा पानी है, जो सीवेज है, वो इतना बहा दिया है कि अब उसमें कोई, मतलब यमुना जी की भी स्थिति वही है, लेकिन नागपुर के नाग नदी की भी स्थिति वही है कि जहां पे बहुत सारा प्रदूषण है तो उसको नाला ही माना जाता है। तो ये सारे ही, केवल तालाबों को हम नहीं लेंगे क्योंकि तालाबों में बहाव नहीं है। तालाबों के लिए अलग से अभियान छेड़ेंगे और वो अलग से हम देखेंगे उसको। इस समय तालाब के बारे में हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमने जो प्रश्न बनाए हैं वो एक प्रवाहित नदी को लेके बनाए हुए हैं। तो ये जो आपका सवाल था कि गांव में स्थित तालाबों को सम्मिलित करना है क्या, तो इसको हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स ईच एंड एवरी डिटेल्स रिलेटेड विद द रिवर और कंसर्न, मीन्स फ्रॉम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट टू द प्रेजेंट सिचुएशन। डॉक्टर कमाल जी ने ये पूछा है, हाँ बिल्कुल सही है। और मैं कहते समय रिलीजियस में एग्जाम्पल हर की पौड़ी और कुंभ का दे चुका हूं, कुंभ का शायद दिया था या नहीं पता नहीं, लेकिन बाकी भी हो सकते हैं, बाकी भी हमारे धर्म और बाकी संप्रदायों के भी कुछ फेस्टिवल हो सकते हैं। सारे को ही आपको सम्मिलित करना है उसके ऊपर, क्योंकि उस नदी मानव जाति का और मानव संस्कृति का उत्थान हेतु एक प्रतीक है और उसमें सभी शामिल हैं। ग्रीटिंग्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल बीच टाउन ऑफ पौंडीचेरी। अच्छा ओके, आपने ग्रीटिंग लिखा, मैं पूरा पढ़ना था। आई कुड मेक वेरी पेरिफेरल सेंस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, ऑफ कोर्स। अच्छा सॉरी, मतलब मैं काफी सारा हिंदी में बोल रहा हूं, इसलिए हमारे दक्षिण प्रांतों में इसकी जानकारी हेतु मैं थोड़ा बीच में अंग्रेजी में बोलूंगा। आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर वी वांटेड टू कलेक्ट दिस डेटा ओनली ऑन द रिवर्स which are definitely the flows,
and these also includes the main river as well as its all tributaries. Each is categorized as a river. We can also take this kind of the streams, canals, drains, even those are which are considered as a stream are considered as a river over here. And what we are talking about is the slides were in English, so I think most of the sense you can also make through the written points over the slides. But what till now what I have suggested was, like when we collect the data, I'm just repeating for sake of understanding, that if there is a river and if there is a location, let's say that location is called as Rampur, on that somebody has to go on the bank of the river, take the 3 photographs, they will be already geotagged, or use something like a compass type of app, and it can be used to locate the exact location at longitude and latitude of that particular location, along with the kind of height from the surface of the sea level. And what we need on another data is if there is any upstream village, and if there is a downstream village or a town or a city, then also we have to tell. And while saying about the length, if this is the boundary of the village or the town where you are collecting this data, or a city, when I say Gaon, I am a Marathi person. So for me, Mumbai and New York are also the Gaon. Okay, that does not mean that हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार और उसमें जो गाँव होते हैं छोटे छोटे, उनके बाद गाँव गाँव होता है. गाँव मतलब शहर, छोटा गाँव, एक आधा तालुका, सारा ही गाँव होता है. तो मैं जब गाँव बोलूंगा तो आप उस हिसाब से लीजिएगा. तो नदी की जो when I am trying to say the boundary of the particular location, I am trying to say village, town or city, and the length to be marked where from it enters into your place, your city, your village or your town, and where it leaves. So that length you have to mark. So that can be taken from Google Map or somewhere. You can find out, right? One more question is there. If river repetition occurs, this is absolutely welcome. कहीं पे एक रिवर पे 25 लोग जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो चलेगा. हमने केवल 2 कंडीशन रखी है. एक कंडीशन पहली है कि एक जगह पे जाके जब कोई डेटा कलेक्ट कर रहा हो तो वो एक स्ट्रेच का डेटा लेगा. उस स्ट्रेच में एक आदमी एक ही रिवर पे अलग अलग स्ट्रेच का भी डेटा, मतलब अगर मान के चलूं कि जैसे ये नदी है और एक स्ट्रेच आप ये ले रहे हैं स्ट्रेच 1, और दूसरा स्ट्रेच कहीं पे यहां पे है स्ट्रेच 2, तो एक ही आदमी ये स्ट्रेच 1 का भी डेटा डाल सकता है, साथ में स्ट्रेच 2 का भी डेटा डाल सकता है. साथ में ही अनेक लोग एक ही स्ट्रेच पे जाके भी डेटा डाल सकते हैं. मतलब एक से ज्यादा लोग डेटा कलेक्ट करने के हेतु यहां पे अगर पहुंचते हैं तो ये भी अपेक्षित है. सो ये दोनों चीजें जो अपेक्षित है वो उसमें सारे ही रिपीटेशन जब होता है, if there is a repetition of the stretch, if there is a repetition by the participants, different participants for the same stretch, this is absolutely welcome step because this will add to the refinement of the data. इससे डेटा की क्वालिटी बढ़ेगी. So this is better. Okay. So यहाँ पे के सारे हाँ, what about the dead rivers? So dead river के बारे में जानकारी जरूर लिखिएगा. केवल डेड रिवर नहीं, जो सुप्त अवस्था में चले गए, जैसे हम त्रिवेणी संगम पे सरस्वती का नाम लेते हैं, यमुना, गंगा और सरस्वती तीनों का नाम लेते हैं. सरस्वती तो सुप्त अवस्था में है, लेकिन सरस्वती की जानकारी अगर किसी के पास है तो यू मस्ट इंक्लूड दिस. ठीक है. हिंदी अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में जानकारी दे सकते हैं क्या? तो फिलहाल इतना नहीं हुआ है. अभी जो सॉफ्टवेयर है उसमें मेरे ख्याल से केवल अंग्रेजी में मिलेंगे अभी इसमें, या हिंदी भी है हमारा? अंग्रेजी और हिंदी. हिंदी इंग्लिश चलेगा. हाँ, हिंदी और इंग्लिश. हिंदी और इंग्लिश. यस, हिंदी एंड इंग्लिश ओनली. हाँ, हिंदी एंड इंग्लिश, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अंग्रेजी और हिंदी एंड इंग्लिश ओनली. यू मीन टू से हिंदी पहले बोलूं? हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में चलेगा. उसके अलावा बाकी भाषाओं का अभी विकसित नहीं किया गया है, वो उसको करेंगे.
उसको करना आवश्यक है। किंतु जहां पे लिखना है, जहां पे डेटा केवल सिलेक्ट करना नहीं है, लिखना है, वहां पे हो सकता है कि आप अपनी भाषा में लिख दें। अगर ज्यादा ही दिक्कत हो रही हो तो अपनी भाषा में लिख दें। हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा ट्रांसलेशन का, वो कर लेंगे। लेकिन लिखने के लिए मतलब एक छूट दी जा सकती है, जहां पे विस्तृत वर्णन देना है, वो विस्तृत वर्णन देते समय अगर आप कहीं बहुत दिक्कत हो रही है हिंदी लिखने में, अंग्रेजी लिखने में, तो लोकल लैंग्वेज में लिख दीजिए। जहां तक हो हिंदी और अंग्रेजी का ही प्रयोग ठीक है, क्योंकि उसके बाद में हमारे यहाँ एफर्ट डेटा प्रोसेसिंग के फिगर जी जहाँ पर आंकड़े होंगे, नंबर्स होंगे, वो सारे अंग्रेजी में ही लिखने को कहिए। ऑल नंबर्स शुड बी इन इंग्लिश ओनली। यस, तो आप नंबर्स कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए आंकड़े सारे इंग्लिश में ही लिखिए। हाँ ठीक है, आंकड़े सारे इंग्लिश है क्योंकि वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गई है सब जगह, तो उसको इंग्लिश में ही लिखेंगे। इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेसिडेंस टू द सोर्स पाथ? ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल एक ही रिस्ट्रिक्शन है, उसी स्ट्रेच के बारे में, उसी नदी के बारे में डेटा डालना है जहां पे आप उसके किनारे पे गए हुए हो, जो प्रतिभागी है उस किनारे पे गया हुआ हो, और वो किनारे पे 3 फोटोग्राफ ले। The only condition for selecting the river or the river stretch is you have to go on that river bank, take 3 photographs on the bank, and then put up the information. If I am staying somewhere in Thiruvananthapuram and I want to do in Haridwar, I am free to do it. किसी को जो तिरुवनंतपुरम में रहता है लेकिन जाके हरिद्वार में गंगा जी का डेटा डालना है, वो फ्री है वो करने के लिए, लेकिन लेके हरिद्वार जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो टू हरिद्वार, गो ऑन द बैंक ऑफ द गंगा जी ऑन हरि की पौड़ी एंड देन रिपोर्ट दिस डेटा। दिस इज फाइन। ओके, 2 आदमी एक ही नदी के बारे में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, 2 नहीं 200 लोग दे सकते हैं। हमने वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मैंने पहले भी कहा है, एक नदी के एक स्ट्रेच के बारे में आगे बढ़ते हैं बाद में हाँ जी ठीक है। अच्छा, आप समय की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अभी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हाँ, अभी जो है इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, जो आर्थिक और जो पर्यावरणीय चीजें हैं उसके बारे में भी बात करेंगे कि इसमें इस पानी का उपयोग किस तरह से हो रहा है। इरिगेशन के लिए हो रहा है, पीने के पानी के हेतु हो रहा है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मतलब किसी मनोरंजन के हेतु हो रहा है, या किसी और हेतु हो रहा है इस पानी का उपयोग, वो लिखना है। अदर जहां पे आएगा वहां पे डिस्क्रिप्शन के लिए, जहां व्हेनेवर देयर इज अदर देयर इज अ स्पेस फॉर डिस्क्रिप्शन। सो ये जानकारी देनी है। उसके साथ में जो एक्टिविटी उस शहर में हो रही है, जैसे अगर हम लोग ये कहें कि कुंभ का मेला अगर कहेंगे, तो कुंभ के मेले के समय उस शहर में काफी लोग आते हैं जहां पे भी कुंभ हो रहा हो, कुंभ अर्ध कुंभ सारे जगह पे होता है, तो वहां पे अगर कोई आ रहा है तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो वहां की जो आर्थिक स्थिति है वो बदल जाती है, वहां पे बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां तीव्र हो जाती है उस समय में, उसके बारे में जानकारी देनी है। पोल्यूशन के बारे में जो जानकारी देनी है उसके लिए हमने कोई वाटर सैंपल एनालिसिस करने की बात नहीं की है, क्योंकि वो करना सभी सहभागियों के लिए संभव नहीं होगा। उसलिए वहां पे हमने ये कहा है कि पहले तो केवल रंग के बारे में, कलर, विजिबल कलर ऑफ द वाटर, उसके बारे में बताइए। वहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ब्लैक और सॉइली, क्लीन, इस तरह के वहां पे ऑप्शंस है। आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वंस यू सिलेक्ट द ऑप्शन, दैट विल बी द विजिबल कलर ऑफ द वाटर। नंबर ऑफ सीवेज वेस्ट वाटर ड्रेन इनटू नाला, जिस स्ट्रेच की आप बात कर रहे हैं वो स्ट्रेच पे जहां पे फोटो ले रहे हैं वहां पे आप कितने नाले, बड़े नाले उसमें आके गिरते हैं, उस नदी के प्रवाह में आके गिरते हैं, क्योंकि इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि वहां पे ड्रेनेज कितना ज्यादा, सीवेज है, कितना ज्यादा वेस्ट वाटर ये नदी में आ रहा है। कुछ वनस्पतियों की वहां पे ग्रोथ हो गई है क्या, जैसे वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ मतलब जलकुंभी, ये वाला नीचे वाला फोटोग्राफ देखिए, इस तरह की जलकुंभी या डकवीड करके जो वनस्पति आती है
वो काफी सारी नदियों में दिखती है। और ये वनस्पति वहां पे है क्या, इसके बारे में केवल जानकारी दीजिए, हो सका तो इसका एक फोटो दे दीजिए। पहले हमने कहा था केवल ड्रेन, लेकिन कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर भी जाता है क्या? इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मतलब उसके अगल बगल में कोई बड़ी इंडस्ट्री हो और जिसका पानी उसमें छोड़ दिया जाता है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं। थर्मल पावर प्लांट में का जो भी पानी इस्तेमाल होने के बाद में कई बार नदियों में बहा दिया जाता है। उसके साथ बहुत सारी राख रक्षा जो है, जो बॉयलर में से बाहर आती है, वो भी उसमें बहती है। तो ऐसे स्थिति में वो थर्मल पावर प्लांट से आने वाला ड्रेन ये महत्वपूर्ण होता है नदी के हेल्थ के लिए, नदी के आरोग्य के लिए, कि वो एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट करता है, तो उसके बारे में जानकारी हो। एक हाइड्रोलॉजी इन जनरल, हम हाइड्रोलॉजी की भी बात करेंगे। हाइड्रोलॉजी मतलब होता है कि आप वहां पे के जो जलाभ्यास वहां का जो है वो किस तरह का है, उसमें जो चीजें हैं उसमें, जैसे ये अभी हमने कहा था कि ये अपस्ट्रीम है और ये डाउनस्ट्रीम है। मतलब क्या हुआ, नदी का प्रवाह इस तरह से है, इस दिशा में है, तो ये अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम हो गया। हो सकता है कि कहीं अपस्ट्रीम में कोई बांध बना हुआ हो, डैम बना हुआ हो, या डाउनस्ट्रीम में डैम बना हुआ हो। कहीं पे डैम है क्या, ये हाइड्रोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अपस्ट्रीम में डैम होता है तो हमारे यहाँ बहुत सारी नदियां ऐसी है कि जब यहाँ पे कोई पानी ही नहीं होता, जो डाउनस्ट्रीम ऑफ द डैम होता है वहां का पानी, वहां की नदी पूरी सूखी हुई रहती है। वो केवल जब डैम के गेट खोल देते हैं तब वो बहती है। तो इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अभी हम लोग अपने डेटा में नहीं कर रहे हैं, उसका नाम है मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो। ये आगे चल के जब हम इसके ऊपर संशोधनात्मक प्रकल्प लेंगे उसमें हम इसको लेंगे, लेकिन तब तक के लिए केवल हमें इतनी ही जानकारी चाहिए कि इस रिवर के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई डैम है क्या। ओके, और उस डैम के भी अगर लोकेशन आप चाहे मैप से देख के करिए चाहे कैसे भी करिए वो डाल दे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके साथ साथ हम लोग ये जानकारी चाह रहे हैं हाइड्रोलॉजी में कि पिछले 3 सालों में, गत 3 वर्षों में, लास्ट 3 इयर्स में, इफ देयर वाज एनी फ्लड, कोई वहां पे बाढ़ आई थी क्या, और उसके कोई फोटोग्राफ अवेलेबल है क्या उस बाढ़ के। वो चाहे न्यूज़पेपर में आए हो, चाहे आप वो कहीं जो इंटरनेट पे न्यूज होती है उसमें से निकालो तो वो भी चलेगा, लेकिन कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ फ्लड्स, इसकी कोई जानकारी अगर हम, या कोई लिंक दे दे कि इसके फ्लड के बारे में यहाँ लिंक है, वो लिंक आप वहां पे लिख देंगे तब भी काफी होगा। तो ये फ्लड आया कि नहीं ये पहले इंफॉर्मेशन है, जहां पे विस्तृत जानकारी देनी है वहां पे आप वो लिंक भी दे सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन ऑन द फ्लड ऑकर्स इन पास्ट 3 इयर्स, इतना ही हमने हाइड्रोलॉजी में 2 ही तरह के डेटा मांगे हैं। एक, कोई डैम है क्या अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में, और दूसरा वहां पे कोई फ्लड आया था क्या, इतना ही जानकारी हमने मांगी है। और भी फ्लड पिछले 3 साल में, उसके पहले के, उसके पूर्व के फ्लड के बारे में जानकारी देना आवश्यक नहीं है। 3 साल में अगर कुछ आया होगा तो उसको बता दीजिए। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और ये लास्ट ही स्लाइड है, इसके बाद में फिर से कुछ शंका हो तो उसका निराकरण करेंगे और फिर डेमो करेंगे। तो एक जो है उसमें आखिरी का जो है, क्योंकि अभी तक तो हम जानकारी ले रहे थे या वहां के होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे, अभी सॉल्यूशन के बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी, और सॉल्यूशन के बारे में बात करना यही हमारा सबसे पहला काम है। तो हम लोग जो एक सवाल जो महत्वपूर्ण है, जो कि आखिर में पूछा गया लेकिन वो उतना ही महत्वपूर्ण है, क्या इस नदी के रिजुविनेशन, इस नदी के जीवन हेतु, पुनरुत्थान हेतु क्या किया जाना चाहिए, वो प्रतिभागी अपने शब्दों में लिखे। उसको क्या लगता है, उसको जो भी लगता है वो लिखे, वो और उनके शब्दों में लिखे। हम इसमें कोई किसी के ऊपर किसी तरह का के लिए कोई नहीं दे रहे कि इसी तरह से आना चाहिए। एनीबडी हु फील्स that what need to be done for the rejuvenation of the river or the river stage for which he or she is submitting the data, that in his own words, what is the corrective action for the rejuvenation has to be done, that has to be explained in their own words, and that is important to us. Okay, so this is how we have to collect the data. It's very simple, it's very collectible,